हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रूही नीचे शादी वेन्यू में आई, जहां निकाह की तैयारी हो चुकी थी। काजी साहब एक पर्दे के पीछे समीर के साथ बैठे हुए थे और दूसरी तरफ दुल्हन की सहेलियां बैठी हुई थी। समीर ने रूही को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसका दिल तो मानो उसके सीने से निकलकर बाहर उछलने को हो गया था। और तभी रूही ने समीर से कहा, समीर, मैं तुमसे कुछ कहना। लेकिन इससे पहले वह आगे कुछ कह पाती, समीर अपनी जगह से उठकर उसके सामने आया और उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर बोला, तुम्हें जो कहना है जरूर कहना मेरी जान, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इतना कहकर वह सभी लोगों की तरफ देखता है। आप सभी मेरी खुशियों में शरीक होने आए, जिसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी इकलौती मोहब्बत रूही से कुछ कहना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने चुटकी बजाई और अगले ही पल रूही पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि अचानक उसे हाल में अंधेरा हो चुका था और अब कुछ जगमगाती हुई फेरी लाइट चारों तरफ चमकने लगी। इसके साथ ही उन सभी लाइट के बीच कुछ फोटोग्राफ्स का रिफ्लेक्शन कुछ प्रोजेक्टर के जरिए चमक रहा था और यह तस्वीरें किसी और की नहीं बल्कि रूही की थी। यह रूही के 12 साल की उम्र से लेकर रूहान को जन्म देने और आज तक की कई सारी खूबसूरत तस्वीरों का कलेक्शन था। इस फोटोग्राफ में 12 साल की रूही गार्डन में अठखेलियां करते हुए तितली और फूलों के साथ खेल रही थी, तो कभी हमेशा की तरह अपनी हॉबी सब्जियों को लगाया करती थी। इस दौरान उसकी आंखें, उसके होठ मुस्कुरा रहे थे। चेहरे पर भले ही मिट्टी लगी रहती थी, इसके बावजूद वह अपनी उन लम्हों को एंजॉय करती थी। इन चीज़ों को देखकर रूही को कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वह भी क्या दिन थे जब उसकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं थे। कि तभी समीर ने हाथ में माइक लेते हुए कहा, यह मेरी खूबसूरत मुस्कुराती हुई रूही है। तुम्हें मालूम है, उन दिनों में छुप छुप कर तुम्हें देखा करता था। तुम्हारी वह चमकती हुई आंखें मुझे भी मेरे सारे दर्द और गम भुलाकर मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। रूही, सच कहूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे जैसी जिंदा दिल लड़की कभी नहीं देखी थी, लेकिन वक्त ने कुछ ऐसी करवट बदली कि मेरी वह मुस्कुराती हुई रूही कहीं खो सी गई थी। रूही मेरी जान, आज मैं यह तस्वीरें दिखाकर तुम्हारे जख्मों को ताज़ा नहीं करना चाहता, बल्कि तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मुझे फिर से मेरी वही रूही चाहिए और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें वैसा बना सकूँ, पहले की तरह मेरी हंसती खेलती रूही। समीर की बातें सुनकर रूही की आंखों में नमी आने लगी थी। उसे अब अपने दिल में तकलीफ हो रही थी और उसकी इन फीलिंग्स से अनजान समीर अपने दिल का हाल बयां करते हुए एक खूबसूरत सा गाना गाता है। तुझ में रहूं मैं, इजाजत दे जीने की मुझको आदत दे। धीरे से रूही की आंखों में देखते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाकर, तुझ में रहूं मैं, इजाजत दे जीने की मुझको आदत दे, मेरे इश्क को तू रखना खुद में हिफाजत से। वह रूही के आगे पीछे घूमते हुए मुस्कुरा रहा था। समीर के मोहब्बत भरे गाने को सुन निकिता मुस्कुराते हुए आगे आई और रूहान को रूही की गोद से ले लेती है, जिससे रूही अपने होश में आई। कि तभी समीर रूही के गाल को अपने एक हाथ से सहलाते हुए उसकी आंखों में देखकर अपने अतीत को याद करते हुए खुद पर ही हंसकर बोला, होती ही शाम तेरी गलियों में आना जाना। ओ हाँ, समीर याद कर रहा था वह कैसे रूही को छुप छुप कर देखा करता था। होती थी शाम तेरी गलियों में आना जाना, ऐसे ही चलता रहे तेरा मेरा मिलना मिलना। वह एकदम से रूही के करीब आकर उसकी कमर में हाथ डाल अपने करीब करता है और उसकी आंखों में देखते हुए खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। अब तक रहे अकेले हम इस जमाने में, कितने मौसम लगे एक तुमको पाने में। रूही के होठों पर अपने होठों से सहलाते हुए, मदहोश मुझे ना कर देना होठों की राहत से। वह रूही का हाथ पकड़ खुले आसमान के नीचे लाया और तारों की छांव में इशारा करते हुए बोला, बेमौसम बारिशों में तेरे संग ही भीगना है। कि तभी रूही अपने दिल के जज्बातों से हार कर एकदम से समीर के गले लग गई और उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर आंखों में देखते हुए आंखों में आंसू लिए बोली, बेमौसम बारिशों में तेरे संग ही भीगना है, जितनी भी सांसें मेरी सब तेरे संग जीना है। वह प्यार से समीर के चेहरे को हाथों में थामकर अब दोनों एक साथ गाते हैं, खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत से, खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत से। दोनों एक दूसरे की आंखों में इस कदर खो गए थे
जैसे मानो सब कुछ भूल गए हों। तो वहीं उन दोनों का प्यार देखकर सभी के होठों पर मुस्कान और आंखों में नमी थी। खुशी तो मुस्कुराकर अपने अक्सू के सीने से लग गई थी। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना यह दोनों एक साथ में, किसी की नज़र ना लगे इन्हें। खुशी के मुंह से किसी और की तारीफ सुन अक्षत की पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत हो गई और वह उसे अपने करीब करते हुए आंखों में आंखें डालकर थोड़ी कोल्ड वॉइस में बोला, हमसे खूबसूरत नहीं जान, वैसे थोड़ा अपनी आंखों को संभालो। तुम जानती हो तुम्हारी आंखों में मैं किसी और का अक्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। अक्षत की आवाज़ में धमकी थी, जिसे सुनकर खुशी मुंह बनाते हुए उसके सीने पर पंच मारकर बोली, जल कुकड़े कहीं के। अब खुशी की नज़र समीर और रूही पर गई, जो एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक दूसरे के करीब खड़े थे कि तभी अचानक ही वहां तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई, जिससे वह दोनों अपने होश में आए। जहां एक तरफ उन दोनों की जोड़ी को एक साथ देखकर सभी लोगों के होठों पर मुस्कान थी, तो वहीं एक जोड़ी डार्क ग्रीन आंखें उन दोनों को देखते हुए गुस्से से तिल मिला रही थी। उन आंखों में मानो खून उतर आया था। उस आदमी के दांत पीस रहे थे और हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी, मानो वह अभी और इसी वक्त अपनी आंखों से निकल रहे लावा से उन दोनों को जलाकर राख कर देगा। समीर प्यार से रूही के गालों को सहलाते हुए बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो, डर लग रहा है कहीं दिल सीने से निकलकर बाहर ना आ जाए। समीर ने यह शब्द कहे थे कि तभी रूही एकदम से घबराकर उसके होठों पर अपनी उंगली रख देती है और आंखों में नमी लिए ना में सिर हिलाने लगी। न जाने क्यों समीर के मरने की बात सुनकर ही उसका दिल तड़फ उठा था और उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर समीर के होठों पर मुस्कान आ गई। समीर खुदा के वास्ते ऐसी बात ना करो, तुम्हें तो मेरी उम्र लग जानी चाहिए। तुम्हारी उम्र नहीं मेरी जान, तुम्हारा साथ मुझे उम्र भर के लिए चाहिए। चलो निकाह का वक्त हो गया है, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। समीर रूही का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा कि तभी रूही को अपने बेटे का ख्याल आया। उसने झटके से अपनी नज़र उठाकर अपने बेटे की तरफ देखी, जहां उसका छोटा सा बेटा मायूसी से उसे देख रहा था। अपने बेटे की आंखों में मायूसी देखकर रूही का दिल तड़फ उठा। आखिर वह एक माँ थी। उसने तुरंत अपनी नज़र समीर की तरफ घुमाई, जिसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और अब वह खुद को एक कसमकस में फंसी हुई महसूस कर रही थी। एक तरफ उसका प्यार था, जिसने हमेशा उसका साथ दिया, उसका इंतजार किया, उसकी खुशियाँ थी, तो दूसरी तरफ उसके बच्चे की चाहत, उसके सपने, उसकी ख्वाहिश थी। उसका दिमाग कह रहा था उसे अपने बच्चे की बात माननी चाहिए, क्योंकि वह उसकी ज़िंदगी की पहली मोहब्बत है। उसके बच्चे को उसकी ज़रूरत है, उसे कंफर्ट की ज़रूरत है। तो दूसरी तरफ उसका दिल कह रहा था कि उसे समीर के साथ जाना चाहिए। आखिर वह वही इंसान है जो उसे ज़िंदगी भर की खुशियाँ दे सकता है। वह समीर के साथ ना इंसाफ नहीं करना चाहती थी। समीर को हक था रूही का प्यार पाने का, उसके इंतजार को ख़त्म होने की ज़रूरत थी। रूही अपने कसमकस में अटकी हुई थी, उसे मालूम ही नहीं हुआ और कब वह निकाह के तख्त पर आकर बैठ गई। और तभी काजी साहब ने कहा, खातून रूही कुरैशी वल्लद सुलेमान कुरैशी, आपका निकाह समीर अली वल्लद बख्तियार अली के साथ हक में 5000 सिक्के तय हुआ है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? और काजी साहब ने जैसे ही यह सवाल पूछे, रूही के हाथ पैर कांपने लगे। उसकी नज़र अपने बच्चे की तरफ गई, जो उसे अपनी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। अब उसने सामने समीर की तरफ देखा, जो पर्दे के पीछे मुस्कुराते हुए बस उसे ही देख रहा था। तभी रूही की आंखों के सामने उसका अतीत घूमने लगा, जब अयान खान के साथ उसका निकाह हुआ था। कितनी खुश थी वह। पगली तो एकदम से हड़बड़ाकर हाँ बोल चुकी थी, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। वह 5-7 बार तो बस एक ही बात रटती चली गई थी और उसकी एक्साइटमेंट देखकर आसपास बैठे सभी मेहमान ठाके के मारकर हंसने लगे थे। इन बातों को याद करते हुए रूही की आंखों में नमी आ गई थी। तो वहीं कुछ ही दूरी पर खड़ा वह शख्स जो अपनी डार्क ग्रीन आंखों से रूही को दुल्हन बने हुए देख रहा था, अब उसकी उन आंखों में एक तड़प और बेताबी थी। यह कोई और नहीं बल्कि अयान खान था। अब अयान खान की आंखों के सामने सालों पहले वह नज़ारे घूम रहे थे, किस तरह रूही उसे टूटकर मोहब्बत करती थी। वह पागल लड़की जो शादी के दिन इस तरह उछल उछल कर तैयार हो रही थी, जैसे उसके पैर जमीन पर ही ना टिक रहे हों। किसी ने उसे पंख लगा दिए थे और वह बस उड़ जाना चाहती थी। वह आईने में खुद को देखते हुए मेकअप आर्टिस्ट से कह रही थी, आपा जान, मुझे बहुत अच्छे से रेडी करना। आज मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जब अयान मुझे देखे तो इस कदर खुद को भूल जाए
कि उसके बाद उन्हें दुनिया का कोई भी चेहरा पसंद ना आए। मैं चाहती हूँ मेरा यह रूप उनकी आंखों में ही नहीं बल्कि दिल में बस जाए। आपा जान, मैं चाहती हूँ आज के बाद वह सिर्फ और सिर्फ मेरे रहें। आपको मालूम है, मैं उन्हें इतना प्यार करती हूँ कि उनके करीब किसी और को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। जब भी वह मेरे अलावा किसी और को देखते हैं ना, तो दिल करता है उस लड़की का मुंह नोच लूँ और अपनी जान दे दूँ। कहते हुए वह पागल लड़की काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लग रही थी। तो वहीं उसकी बातों को सुनकर मेकअप आर्टिस्ट प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए बोली, कमाल है, मैंने आपके जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। लगता है आप बहुत प्यार करती हैं अपने होने वाले शौहर से। खुदा करे आपको किसी की नज़र ना लगे। यह सुनते ही रूही मुस्कुराकर इठलाते हुए बोली, अरे आप फिक्र मत कीजिए आपा जान, मुझे नज़र की फिक्र नहीं है, क्योंकि आप मेरे अयान को जानती नहीं हैं। उनकी नज़र जिस पर पड़ती है ना, उसे किसी और की नज़र नहीं लगती। और अगर गलती से भी किसी ने मुझे नज़र लगाने की कोशिश की तो मुझे पूरा यकीन है वह उसे छोड़ेंगे नहीं। कहते हुए रूही मुस्कुरा रही थी कि तभी मेकअप आर्टिस्ट हैरान होकर बोली, इतना यकीन है अपने अयान पर? हाँ बिल्कुल, खुद से भी ज़्यादा। अब चलिए जल्दी जल्दी मुझे रेडी कर दीजिए, कहीं उन्हें मेरा इंतज़ार ना करना पड़े, क्योंकि उन्हें इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब देखो तब गुस्सा उनके नाक पर चढ़ा रहता है। उफ़। रूही अपने आप में पूरी अदा के साथ अपनी मोहब्बत पर यकीन जताते हुए अपनी मोहब्बत के लिए तैयार हो रही थी, इस बात से अनजान कि उसके कमरे में लगे हुए हिडन कैमरा के जरिए अयान खान अपने कमरे में बैठे हुए बस उसे ही देख रहा था। और उसकी बात सुनकर उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। ओह, तो तुम्हें मेरा किसी और के करीब जाना पसंद नहीं है? तुम्हें मौत का एहसास होता है? थैंक यू सो मच। तुम्हें आगे किस तरह तड़पाना है यह रास्ता तुमने मुझे खुद दिखा दिया। अब देखो मैं तुम्हारी इस जिंदगी की खुशी को तुम्हारे दर्द में कैसे बदलता हूँ। हंस लो जितना हंसना है, क्योंकि आज के बाद तुम्हें बस रोना ही होगा। इतना कहकर अयान खान ने तुरंत किसी को मोबाइल फ़ोन पर कॉल किया था, और यह कोई और नहीं बल्कि रिया थी। अयान अच्छे से जानता था रिया रूही से नफरत करती है और अयान खान को कई बार अपने हुस्न से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर चुकी थी। लेकिन अयान खान जिसका दिल नहीं बल्कि पत्थर था, उसे ना रिया का हुस्न अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाया था और ना ही रूही की मासूमियत उसका सच्चा प्यार, क्योंकि उसकी आंखों पर तो नफरत और गुस्से की पट्टी बंधी हुई थी। इससे पहले अयान खान का रिया के साथ कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन शादी के दिन ही उसने डिसाइड किया था कि अब वह रूही को हर पल तड़पाने और मरने पर मजबूर कर देगा, और इसके लिए उसने रिया का इस्तेमाल करने का फैसला लिया। अयान खान ने रिया को लालच दिया और कई ऑफर दिए। रिया तो मानी इसी पल का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे एक तीर से दो शिकार होने वाले थे। पहले रूही को दर्द, तकलीफ और आंसू मिलने वाले थे, तो दूसरा अयान खान के साथ रहकर अनलिमिटेड पैसा, नाम और सिक्योरिटी। बस उसने अयान खान की डील को एक्सेप्ट कर लिया और शादी के बाद शुरू हुई रूही की बर्बादी। शादी की पहली ही रात अयान खान ने उसके सामने अपना सबसे डरावना चेहरा ले आया, जो रूही के लिए आज उसका नाइटमेयर बन चुका था। इन बातों को याद करते हुए वह डार्क ग्रीन आंखें अचानक ही बरसने लगी थी और उसने एकदम से तड़प कर चिल्लाकर कहा, रूही। और अचानक ही अयान खान के चिल्लाने पर सभी का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। रूही ने जैसे ही अपनी नज़र उठाकर सामने देखा, पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि उसके सामने अयान खान खड़ा था। उसे देखते ही एक पल के लिए रूही पूरी तरह घबरा गई। उसे लगा अयान खान यहाँ कोई तमाशा करेगा, और समीर को भी काफ़ी ज़ोर से गुस्सा आया। वह एकदम से अयान खान को रोकने के लिए अपनी जगह से खड़ा हुआ। अयान तेजी से रूही की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा, जो देखकर रूही बुरी तरह घबराने लगी और निकिता, खुशी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। इससे पहले वह लोग कुछ समझ पाते, खुशी अक्षत को आवाज़ देकर अक्सू, और बस फिर क्या, अक्षत जिंदल द ब्लैक डेविल, जिसे दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की आदत बिल्कुल नहीं थी, अपनी जान की पुकार सुनते ही एक झटके में अयान खान का रास्ता रोक लेता है। और बस ब्लैक डेविल की डार्क नीली खतरनाक आंखों को देख अयान खान एकदम से अपनी जगह पर जम गया। अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह आगे बढ़ पाए। एक तरफ उसकी मोहब्बत खड़ी थी तो दूसरी तरफ मौत। अयान खान जैसा इंसान, जिसने आज तक खुद के अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं था, आज उसकी हालत देखकर कोई भी उस पर यकीन नहीं कर सकता था। वह जिसका खूबसूरत गोरा चेहरा सोने की तरह चमकता था, आज काफ़ी हद तक ढल पड़ चुका था। बाल बिखरे हुए और सादे कपड़े, मानो उसे अपना कोई होश ही नहीं था। जो अब तक दुनिया के सामने खुद को नीट, क्लीन और अट्रैक्टिव शो करने की कोशिश करता था,
उसके चेहरे का रंग बता रहा था कि अब उसे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह आज अपना ख्याल छोड़कर पहली बार ब्लैक डेविल नाम की मौत की आंखों में भी आंखें डालकर अपनी गरजती हुई आवाज में बोला, मेरे रास्ते से हट जाइए माफिया किंग। यह मेरा और मेरी बीवी का मामला है, इससे आपका कोई सरोकार नहीं है। यह सुनते ही अक्षत अपने होठों पर डेविल स्माइल लिए दोनों पैंट की पॉकेट में हाथ डाले पूरे एटीट्यूड के साथ बोला, आई एग्री, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मेरी जान का है। और जब इस मामले में मेरी जान का इंटरेस्ट है तो मेरा इंटरेस्ट तो बनता है। और जहाँ तक मुझे याद है, तुम जिस बीवी की बात कर रहे हो, कुछ दिन पहले ही तुम्हारा उसके साथ तलाक हो चुका है, तो इस नाते अब वह तुम्हारी बीवी नहीं है। उससे हक से मिलने का हक तुम खो चुके हो और ज़बरदस्ती करने का हक मैं तुम्हें दूंगा नहीं। हाँ, अगर इसके बावजूद अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो एक बार उससे इजाज़त भी तो मांग लो, वह तुमसे मिलना चाहती है या नहीं। इतना कहकर अक्षत अपनी नज़र उठाकर अपनी जान की तरफ देखता है तो खुशी ने रूही की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो क्या वह अयान खान से मिलना चाहती है। खुशी की आंखों में सवाल पड़कर रूही अपनी नज़र नीचे कर लेती है। अब क्यों आए हो यहाँ? क्या मेरी ज़िंदगी में फिर से तमाशा करना चाहते हो? क्या अब भी कुछ बाकी है? और यह सुनते ही अयान खान रूही की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। डेविल की लक्ष्मण रेखा पार करने की हिम्मत मत करो अयान खान, तबाह हो जाओगे। यह वार्निंग भरी आवाज़ अक्षत जिंदल की थी, जिसे सुनते ही अयान खान, जो कि एक मगरूर और घमंडी इंसान था, आज बेबस नज़रों से रूही को देख अपनी धीमी और दर्द भरी आवाज़ में बोला, तबाह ही तो हो रहा हूँ और इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। आज तो सब कुछ बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा हूँ। जानता हूँ बच नहीं सकता, फिर भी एक आखिरी कोशिश। और तभी समीर अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, इस तबाही के जिम्मेदार तुम खुद हो अयान खान। यह कोशिश तुम्हें पहले करनी चाहिए थी। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम जा सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी शादी में कोई अपशगुन हो। सिक्योरिटी, मिस्टर अयान खान को इज्जत के साथ बाहर ले जाओ। समीर ने जैसे ही यह ऑर्डर दिया कि तभी कुछ सिक्योरिटी वाले सिविल ड्रेस में आगे आए और तुरंत अयान खान को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगे। कि तभी अयान खान खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं, मैं इस तरह नहीं जाऊंगा। प्लीज मुझे अपनी बात कहने का एक मौका दो। रूही मेरी बात सुनो, बस एक बार प्लीज। अयान खान को सिक्योरिटी वाले खींच कर ले जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि वह बहुत कमजोर था, बल्कि सच तो यह था कि अब वह समझ चुका था कि वह हार चुका है। इसके बावजूद वह खुद को मजबूत दिखाने की और आखिरी कोशिश करने की कोशिश कर रहा था। और इन सब के बीच यहाँ सबसे बड़ी दीवार द ब्लैक डेविल था। अयान खान चाहकर भी उस चट्टान से टकरा नहीं सकता था। और तभी उसने एकदम से अपने दिल के जज्बातों को गाने का रूप दे दिया। लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको, बस एक दफ़ा मुड़ के देखो ए यार जरा हमको। अयान खान ने जैसे ही यह शब्द कहे, न जाने अक्षत के दिमाग में क्या आया। उन्होंने अयान खान की आंखों में देखते हुए अपने सिक्योरिटी को हाथों से इशारा किया, जो इशारे को समझते ही सिक्योरिटी एकदम से अयान खान को छोड़ देते हैं। इसके तुरंत बाद अयान खान वापस रूही की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको, लो मान लिया देखा ही नहीं तेरे कंधे का वो तिल। वह अपनी आंखें बंद कर रहने लम्हों को याद करता है और अब उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे थे। लो मान लिया टूटा ही नहीं तेरे हाथों से मेरा दिल। अयान खान रूही के दिल में अपना अतीत, अपनी मोहब्बत जगाने की कोशिश कर रहा था। वह उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद अब इन चीज़ों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। छाँव में तेरी बीती ही नहीं वह गर्मी की बातें, बाहों में तेरी गुजरी ही नहीं वह सर्दी की रातें। अयान खान रूही के बिल्कुल सामने आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, लो मान लिया हमने, एतबार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको। वह रूही के कंधे को पकड़कर बोला, जाओ ले जाओ नींद मेरी, उफ न करेंगे हम। अयान खान अपनी रिक्वेस्टिंग नज़रों से रूही को देखते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में थामता है। जाओ ले जाओ ख्वाब मेरे, तो कैसे जिएंगे हम। वह प्यार से रूही के हाथों को पकड़कर उसे चूमना ही वाला था कि तभी रूही को अपना दर्द याद आने लगा और वह एकदम से अयान खान से अपना हाथ छुड़ाकर चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, जो देखकर अयान खान के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। लो मान लिया हमने, परवाह नहीं है तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको। अयान खान ने नोटिस किया
कि रूही उसे देख तक नहीं रही। रूही प्लीज मेरी। और इससे पहले वह आगे कुछ कहता, अचानक वहां एक गन शॉट की आवाज गूंज उठी, जिससे सभी लोग हैरान रह गए। और अगले ही पल खुशी, निकिता, सोना, समीर और रूहान चीख पड़े, रूही। इस आवाज के साथ ही सभी शॉक्ड हो चुके थे। कुछ सेकंड के लिए तो इलाके में सन्नाटा छा गया था, लेकिन अगले ही पल अक्षत जिंदल के सिक्योरिटी गार्ड गन शॉट की आवाज पूरे इलाके में गूंज चुकी थी। वहीं अक्षत तुरंत अपनी फास्ट मूव दिखाकर अपनी बीवी खुशी और बेटे अंश को बचाता है। उन्होंने तुरंत कुछ सिक्योरिटी को सोना, निकिता और बाकी लड़कियों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी। वह अपनी बीवी बच्चों को लेकर गाड़ी की तरफ भागे। जान चलो यहाँ से। लेकिन अक्सू, रूही। खुशी बहुत ज्यादा घबरा गई कि तभी अक्षत उसे जल्दी से गाड़ी में बैठाते हुए बोला, चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं हुआ, वह ठीक है। तुम यहाँ से बाहर मत निकलना, यह मेरा ऑर्डर है, ओके। खुशी जानती थी उसका पति सब संभाल लेगा। वह हाँ में सिर हिलाती है। अक्षत जिंदल जल्दी से वापस शादी वेन्यू में आया तो मालूम हुआ शार्प शूटर मारा गया था। अक्षत ने देखा समीर और रूहान रूही को संभालने की कोशिश कर रहे थे। रूही, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद उसे शार्प शूटर का निशान। इससे पहले वह आगे कुछ कहती, अयान खान, जो कि उन लोगों के सामने खड़ा था, एकदम से जमीन पर ढेर हो गया। और यह देखते ही रूही के साथ साथ रूहान की भी चीख निकल गई, अयान। कुछ देर बाद अयान खान को अस्पताल की तरफ ले जाया जा रहा था और उनके साथ चलते हुए रूहान बहुत जोर जोर से रो रहा था, जिसे समीर संभालने की कोशिश कर रहा था। तो वहीं रूही भी तड़फ कर रो रही थी, अयान, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। डॉक्टर, डॉक्टर, प्लीज इसका ट्रीटमेंट कीजिए, प्लीज। ओ गॉड, इनका तो बहुत ब्लड लॉस हो चुका है। इन्हें जल्द से जल्द सर्जरी की ज़रूरत है, वरना उनकी जान को खतरा है। नर्स, ऑपरेशन की तैयारी करो। हॉस्पिटल स्टाफ अयान ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाने को हुए कि तभी अयान, जिसकी सांसें लगभग अब उखड़ रही थी, वह खून में लथपथ दर्द से तड़प रहा था। इसके बावजूद वह अपने दर्द को दरकिनार करते हुए रूही का हाथ पकड़ लेता है और अपना सर ना में हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, पहले मेरी बात सुनो रूही। मैं तब तक अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा जब तक तुम मुझे वादा नहीं करती कि तुम मेरे पास वापस आओगी, मुझे एक मौका दोगी। रूही, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि। अयान खान की बात सुनकर समीर, जो कि रूही को तड़प कर रोता हुआ देख रहा था, उसका दिल तो पहले ही दर्द और तकलीफ से फटता जा रहा था। अपनी मोहब्बत की आंखों में किसी और के लिए तकलीफ देख किसका दिल नहीं दुखेगा। और यह लड़की तो इस इंसान की बीवी रह चुकी है जो एक जमाने में उसे बहुत मोहब्बत करती थी। कहीं ना कहीं समीर को यह डर लग रहा था, कहीं रूही इमोशनल होकर अयान का हाथ ना पकड़ ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शायद समीर अब यह दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वह सचमुच रूही की मोहब्बत की हद पर खड़ा था, जहां अगर वह उसे नहीं मिली तो पक्का वह सुसाइड कर लेगा। समीर अपनी घबराहट भरी नज़रों से रूही को देख रहा था और दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि रूही अयान खान के दर्द को देखकर पिघल ना जाए, वह उसका हाथ ना थाम ले। उसका दिल किया कि वह रूही को मना कर दे, लेकिन बेचारा कुछ नहीं कर पाया। वह बस रूही की तरफ देख रहा था। तो वहीं रूही, जिसका हाथ फिलहाल अयान खान के हाथ में था और आंखों में बेइंतहा आंसू के साथ घबराहट थी कि कहीं अयान को कुछ हो ना जाए, एकदम से अयान खान पर चिल्लाकर बोली, अयान खान, तुम पागल हो क्या? यह वक्त नहीं है इस तरह जाया करने का। पहले अपना इलाज कराओ, हम बाद में बात करेंगे। डॉक्टर, आप इसे। कि तभी अयान खान रूही के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ना में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। रूही, तुम्हें मेरी मोहब्बत का वास्ता, तुम्हें हमारे बच्चे का वास्ता, प्लीज मेरी हाथ मत छोड़ो, वरना मैं मर जाऊंगा। हाँ, अगर तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो तो ठीक है, मुझे मरने दो। तुमसे जुदा होकर हर रोज तड़प तड़प कर जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। रूही, मुझे नहीं पता तुमने आज तक मुझे अपने ही आंखों के सामने किसी और की बाहों में कैसे बर्दाश्त किया, क्योंकि आज जब मैं तुम्हारी जगह पर खड़ा हूँ और तुम्हें किसी और के साथ किसी और की बाहों में देख रहा हूँ, मैं सच बताऊँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई 1000 खंजर मेरे सीने में मार रहा है। मुझे सांस नहीं आती, बहुत बहुत रोना आता है। मैं खुद को रोकने की कोशिश करता हूँ, फिर भी कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। तुम नहीं जानती मैंने यह 3 महीने किस तरह तड़प तड़प कर गुजारे हैं। रूही, प्लीज मुझे मार दो, प्लीज मुझे मार दो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकता।
प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो रूही, प्लीज़ बस एक। अयान खान अपनी आंखों में आंसू लिए रूही से एक मौके की रिक्वेस्ट कर रहा था, तो वहीं डॉक्टर ने अयान खान के बह रहे खून को देखकर कहा, देखिए आप लोगों को जो भी बात करनी है बाद में कीजिएगा, फिलहाल पेशेंट की हालत क्रिटिकल होती जा रही है, अगर ऐसे ही खून बहता रहा तो इसे बचाना मुश्किल हो जाएगा, प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। और यह सुनते छोटा सा रूहान एकदम से अपनी माँ के लहंगे का आंचल पकड़कर बोला, मम्मा मम्मा डैडी। और यह सुनते ही रूही तुरंत अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर बोली, घबराओ मत बेटा, उन्हें कुछ नहीं होगा। अयान समझने की कोशिश करो, तुम्हें इलाज की सख्त नहीं नहीं, मुझे इलाज की नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है, अपने बच्चे की ज़रूरत है। और जब तक तुम मुझसे वादा नहीं करती कि तुम। अब इससे पहले अयान खान आगे कुछ कहता, रूही कसमकस में उलझ चुकी थी। वह एकदम से बोल पड़ी, ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन फिलहाल अपना इलाज। नहीं नहीं, सोचना नहीं है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझसे वादा करो, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम। नहीं, तुम मेरी झूठी कसम खा लोगी, क्योंकि मैं बहुत बुरा हूं ना। तुम समीर की कसम खाओ, तुम समीर की कसम खाओ कि तुम मेरे पास वापस। और यह सुनना था कि रूही के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने हैरानी से नजर उठाकर समीर की तरफ देखा, जो उसे अपनी मोहब्बत के साथ घबराई हुई नज़र से देख रहा था, कि तभी रूहान अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें हिलाते हुए बोला, मम्मा प्लीज़ कसम खा लो ना, प्लीज़ मेरे लिए। आपने मुझसे वादा किया था कि आप यह शादी नहीं करोगे, प्लीज़ मम्मा अपने वादे को निभा लो ना, मुझे मेरे डैडी दे दो ना। और अपने बेटे की बात सुनकर रूही के पास कोई रास्ता नहीं था। वह अपनी भीगी हुई आंख से समीर को देख रही थी, तो वहीं रूहान के मुंह से यह सुनकर कि रूही उससे शादी न करने का फैसला पहले ही ले चुकी है, समीर के पैरों तले जमीन निकल गई। वह एकदम से पीछे हो गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसका दिल मानो 100 टुकड़ों में बंट चुका था। क्या रूही उसके साथ रहना नहीं चाहती? क्या उसने उसकी सच्ची मोहब्बत को ठुकरा दिया है? समीर को अचानक चारों तरफ की दुनिया घूमती हुई नजर आ रही थी, कि तभी डॉक्टर ने एक बार फिर कहा, देखिए पेशेंट की हालत क्रिटिकल होती जा रही है, हमें जल्द से जल्द। और इससे पहले डॉक्टर आगे कुछ कहते, रूही ने अपने दिल पर पत्थर रखकर एक करक्स आवाज में कहा, अयान खान तुम अपना इलाज कराओ, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊँगी। और रूही के मुंह से यह शब्द सुनते ही अयान खान के दिल को मानो सुकून मिल गया। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई, तो वहीं रूहान भी अपने डैडी की तरफ देखने लगा। डॉक्टर जल्दी से अयान खान को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। समीर के घर में एक सर्वेंट रखवा दिया था, जो उसका ख्याल रख सके, और उसके रूही तक समीर की खबर पहुंचा रही थी। समीर किस कंडीशन में है वह इस बात से अनजान नहीं थी। समीर काफ़ी लंबे वक्त से अपनी डॉक्टरी को हैंडल करने हॉस्पिटल गया ही नहीं था। बस हर वक्त एक अंधेरे कमरे में बैठा रहता था, ना ठीक से कुछ खाता था ना पीता था, बस रूही की फ़ोटो देखते हुए आंसू बहाता था। तब वहीं दूसरी तरफ रूही की कंडीशन भी समीर से अलग नहीं थी। वह भी अपने मोबाइल फ़ोन पर समीर की फ़ोटो देखकर उससे दिल ही दिल में माफ़ी मांग रही थी। दूसरी तरफ रिया तुरंत कुछ पेपर अयान खान के सामने फेंक कर बोली, इस पर साइन कीजिए और मैं चुपचाप आपकी ज़िंदगी से निकल जाऊंगी। उन पेपर को देखते ही अयान खान कन्फ्यूजन में बोला, पेपर? यह किस तरह के पेपर हैं? हा 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 हा, पढ़े लिखे हैं, खुद ही पढ़ लीजिए। इन पेपर पर साफ साफ लिखा है कि आप अयान खान अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के अपनी पुरानी बिल को बदलकर एक नई बिल बना रहे हैं, जिसमें आप अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम करेंगे। रिया ने जैसे ही यह शब्द कहे, अयान खान हैरानी से वह पेपर रिया के मुंह पर मारते हुए बोला, व्हाट, यह क्या बकवास कर रही हो तुम? प्रॉपर्टी और तुम्हारा नाम? खुली आंखों से ख्वाब देखना बंद कर दो रिया। मैं तुम्हें अपनी आधी प्रॉपर्टी देना तो दूर, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। और तुम किस हक से मुझसे यह प्रॉपर्टी मांग रही हो? भूल गई तुम? ना तो तुम मेरी बीवी हो, नहीं मेरा प्यार हो, और ना ही तुम्हारा मेरे साथ कोई भी रिश्ता है। देखो मैं तुम्हें शराफत से वार्निंग दे रहा हूँ, चुपचाप इस घर से निकल जाओ, वरना वरना क्या करोगे मिस्टर अयान खान, बताइए? मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दोगे? ठीक है निकाल दो, मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन उसके बाद मैं भी तुम्हें चैलेंज करती हूँ, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगी। भूलो मत, भले ही मैं तुम्हारी लीगल वाइफ नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के पूरे 8 साल तुम्हें दिए हैं, और तुम्हें याद होना चाहिए दुनिया की नज़रों में आज भी मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ, और रूही तुम्हारी रख। शट अप,
अपनी जुबान को लगाम लगाओ रिया, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जुबान खींचकर तुम्हारे गले में लपेट दूं। दुनिया चाहे जो भी कहे, सच क्या है मैं भी अच्छे से जानता हूँ, और तुम भी। खबरदार जो मेरी रूही के खिलाफ एक शब्द भी कहा। और तुम्हें देखकर सच कहूँ तो मुझे आज घिन आ रही है। तुम कितनी बेशरम औरत हो। मेरी ही आंखों में आंखें डालकर तुम मेरी बीवी को मेरी रखैल कह रही हो, और खुद मेरी रखैल होते हुए मेरी बीवी। रिया देखो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, चुपचाप इस घर से चली जाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। और हाँ, पब्लिक का डर मुझे मत दिखाना, क्योंकि शायद तुम अयान खान के असली खौफ और चेहरे से अनजान हो। भूलो मत, मैं वह अयान खान हूँ जो अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो उसे पूरी तरह तबाह करके ही रहता है। आज मैं बदला हूँ तो सिर्फ अपनी रूही के लिए, लेकिन अपने दुश्मनों के लिए मैं आज भी वही हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम गलती से भी मेरे टारगेट लिस्ट में मत आओ, वरना तुम अच्छे से जानती हो मैं अपनी टारगेट को किस हद तक तोड़ता हूँ। मुझे हल्के में लेने की कोशिश भी मत करना रिया, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अयान खान ने गुस्से से लगभग दांत पीसते हुए कहा, और उसकी वार्निंग सुनकर एक पल के लिए रिया घबरा गई, लेकिन अगले ही पल वह अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोली, तुम्हें मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है अयान खान। मैं तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। मैं तुम्हारी उस सो कॉल्ड वाइफ रूही की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुम पर आंख मूंद कर यकीन करने का गुनाह करे और तुम्हारे टॉर्चर को चुपचाप बर्दाश्त करे। मैं रिया हूँ, रिया। गलती से भी मेरे साथ रूही जैसा व्यवहार करने की कोशिश मत करना, बर्बाद हो जाओगे। और खबरदार, अपनी धमकी अपने पास रखना, समझे? इससे मुझे डराने की कोशिश मत करना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे सामने आंखों में आंखें डालकर खड़ी हूँ बस यूं ही बेवजह? नहीं अयान खान, तुम्हारा पाला रिया से पड़ा है और रिया ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं एक फेमस मॉडल और एक्टर हूँ। मुझे कोई आम लड़की समझने की गलती मत करना। तुम भरोसे लायक इंसान कभी थे ही नहीं। तुम कब पलट जाओ यह तो खुदा भी नहीं जानते, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए बहुत पहले ही मैंने अपना इंतजाम कर लिया है। अयान खान, अगर गलती से भी तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, या मुझे इस घर से बेदखल करने की कोशिश की, या फिर गलती से भी मुझे एक खरोच भी आ जाए, तो मैं बहुत पहले ही इस शहर के डीएसपी, कुछ न्यूज एजेंसी और इसके अलावा मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ वीडियो, फोटोग्राफ्स और मैसेज सेंड कर दिए हैं, और मैंने उसमें साफ साफ लिखा है कि मुझे तुमसे अपनी जान का खतरा है। तुम अपनी पुरानी रखेल पर अपना दिल हार चुके हो, अब उसे अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो। मुझे मेरी छोटी सी बच्ची के साथ बेसहारा करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें मुझसे कभी प्यार था ही नहीं, और इसीलिए मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए तुमने धोखे से मुझे किसी और के साथ इन्वॉल्व कर दिया, जिसके बाद जिया मेरी कोख में आई। लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी रखेल तुमसे दूर हो गई और तुमने मजबूरी में मुझे अपने साथ रखा। लेकिन आज जब वह तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ चुकी है, तुम मुझे मेरी बेटी के साथ ठुकरा रहे हो, और तुम्हारी रखेल के साथ तुम्हारा एक बेटा भी है। तुमने और तुम्हारी उस रखेल ने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, और अगर मुझे कभी भी कुछ भी हो जाए तो इसका जिम्मेदार तुम और तुम्हारी वह रखेल उर्फ बीवी होगी। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? सोचो अयान खान, अगर यह बात मीडिया में फैल गई तो पब्लिक तुम्हारा और तुम्हारी उस सो कॉल्ड बीवी रूही का क्या हाल करेगी? वह तो एक बार फिर सड़क पर निकल नहीं पाएगी, और वह तुम्हारा छोटा सा बेटा रूहान, सुना है बहुत प्यार आ रहा है तुम्हें आजकल उस पर। सोचो अगर उसे मालूम हुआ कि उसका बाप क्या क्या गुल खिला चुका है तो उसके छोटे से दिमाग पर क्या असर होगा। और तुम्हारी वह बीवी रूही, क्या हुआ अगर उसे दुनिया के ताने एक बार फिर से सुनने को मिले? वह तो दोबारा कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। तो बोलो अयान खान, क्या अब भी तुम इन पेपर पर साइन नहीं करोगे? रिया की बात सुनकर अयान खान पूरी तरह हैरान था। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए एकदम से आगे बढ़कर रिया के बालों को अपनी मुट्ठी में दबा लिया। अयान खान, यह क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, दर्द हो रहा है। रिया दर्द से तड़पते हुए अयान खान की मुट्ठी से अपने बाल छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी अयान खान गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, क्या कहा? दर्द हो रहा है? अच्छा है, क्योंकि अब तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। तुम्हें क्या लगता है मिस रिया कि तुम मुझे अयान खान को ब्लैकमेल कर सकती हो और मैं तुम्हारी इन चीप हरकतों से डरकर इन पेपर पर साइन कर दूंगा? बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, बहुत बड़ी। मौका दिया था तुम्हें चुपचाप यहाँ से चले जाने का, लेकिन लगता है तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार ही नहीं है। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो, वह भी उन चंद वीडियो फोटेज, फोटोग्राफ्स और लेटर्स के जरिए। हा 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 हा,
लगता है रिया खान, तुम अब तक मेरे साथ रहकर भी मेरे असली रंग पहचान नहीं पाई। अगर पहचान पाती तो इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है द ग्रेट बिजनेसमैन अयान खान बेवकूफ़ है जो तुम जैसी घटिया लड़की पर यकीन करेगा और तुम्हारे हाथों का खिलौना बनकर तुम्हारे हाथों इस्तेमाल होगा? बेवकूफ़, तुमने अभी जीत हासिल भी नहीं की और खुशियां मनाने लगी। अरे कम से कम खुशियां मनाने से पहले एक बार चेक तो कर लिया होता कि तुम्हारी जो प्लानिंग है वह ठीक से परफॉर्म भी हो रही है या नहीं। क्या मतलब? रिया ने हैरानी और कन्फ्यूजन से अयान खान की आंखों में देखा तो उसके होठों पर डेविल स्माइल आ चुकी थी। अयान खान एकदम से रिया के बालों को अपनी मुट्ठी से झटक देता है जिससे वह खुद को संभाल नहीं पाई और फ्लोर पर मुंह के बल गिरी। आह की आवाज़ के साथ रिया के मुंह से और नाक से खून निकलने लगा था। वह हैरानी से अपना सर उठाकर अयान खान की तरफ देखती है तो अयान खान अपनी स्पोर्टिंग स्टिक के सहारे थोड़ा सीधा खड़ा होता है और एकदम से स्टिक को साइड में फेंक देता है। इसके बाद रिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अयान खान उसकी चारों तरफ घूमते हुए बोला, मुझे तो पहले ही मालूम था। मैंने अपने आस्तीन में सांप पाल रखा है जो एक न एक दिन मुझे डसेगा जरूर, लेकिन मैं उसे यह मौका दूं, यह तो बेवकूफ़ी होगी ना। माना कि तुमने मेरी नफरत का फ़ायदा उठाकर आज तक मेरा बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। मेरे ही हाथों मैंने अपनी ही मोहब्बत को बेहिसाब तड़पाया है, लेकिन सच तो यह है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी ही आंखों पर नफरत और गुस्से का पर्दा पड़ा था जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। कल तक जिन आंखों में मेरे लिए प्यार था, आज उन आंखों में मैं अपने लिए नफरत देख रहा हूँ। और इससे भी ज़्यादा तकलीफ इस बात की कि उसके दिल में अब किसी और के लिए मोहब्बत है। खैर, मुझे जो सज़ा मिली है वह तो मिलकर रहेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। मुझे अच्छे से मालूम था तुम आज नहीं तो कल अपने रंग जरूर दिखाओगी, इसीलिए मैंने पहले ही तुम पर नज़र रखी हुई थी। इनफैक्ट तुम्हें क्या लगता है तुमने रूही के ऊपर जो अटैक करवाया है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं चलेगा? क्या सोचा था रूही को मारकर उसकी जगह ले लोगी और उसके बाद मुझे भी जेल में मरवाने का प्लान था, यही ना? इसीलिए तो तुमने आज तक मेरी जमानत नहीं होने दी। मेरे ही वकील के साथ मिलकर मेरे ही खिलाफ साजिश रची और हद तो तब हो गई जब मुझे जेल में ही मारने के लिए तुमने वहाँ के रसोइये को खरीद लिया था। क्या सोचा था अयान खान को ख़त्म करना इतना आसान है? इतना कहकर अयान खान पंजों के बल बैठकर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे घूर रहा था। तो वही अयान खान सच सुनकर रिया के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसके माथे पर घबराहट और पसीने की लकीर साफ नजर आ रही थी। हाल में एसी चल रहा था, इसके बावजूद वहाँ का एटमॉस्फेयर पूरी तरह कोल्ड हो चुका था कि तभी रिया अपनी फटी फटी आंखों से अयान खान को देखते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोली, अयान, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे माना कि मैं तुमसे प्रॉपर्टी लेना चाहती थी, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूंगी। मेरा यकीन करो अयान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी। आ की आवाज़ के साथ रिया एक बार फिर दर्द से तड़फ उठी, क्योंकि अब अयान खान ने अपनी मजबूत हाथ की पकड़ में उसके जबड़े को कस लिया था और उसे घूरते हुए एकदम से चिल्लाकर बोला, चुप, एकदम चुप। खबरदार जो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की, जुबान काट कर फेंक दूंगा तेरी। तू मुझे चालाकी चलने की कोशिश कर रही है, मुझे अयान खान से, जो खुद दूसरों की ज़िंदगी तबाह करता है, जो खुद अपनी ज़िंदगी का खिलाड़ी है। तू उसके साथ खेलने की कोशिश कर रही है। अरे बेवकूफ़, तूने ऐसा सोचा भी कैसे? रिया खान, तुझे अब तक जो करना था कर चुकी है, लेकिन अब आगे नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब तेरे गुनाहों का घड़ा भर चुका है जो आज अभी और इसी वक्त फूटेगा। अब तक तूने मुझे मेरी रूही की ज़िंदगी तबाह करते हुए देखा है, लेकिन अब तू तैयार हो जा अपनी ज़िंदगी को तबाह होते हुए देखने के लिए। आई स्वेयर, मैं तेरी ज़िंदगी इस कदर बर्बाद कर दूंगा कि देखने वाले कांप उठेंगे। तू तड़फ कर अपने उस खुदा से दुआ करेगी कि तुझे दुश्मन मिले हजार, लेकिन अयान खान से करे दरकिनार। अब देख तेरी यह ज़िंदगी तुझ पर ही बोझ कैसे बनती है। इतना कहकर अयान खान एक चुटकी बजाता है, जिसके बाद कुछ काले सूट बूट में सिक्योरिटी गार्ड तेजी से अंदर आए और उन सभी को देखते ही रिया की आंखें हैरानी से फैल गई। वह तुरंत घबराकर अपनी लड़खड़ाती जुबान में अयान खान से माफ़ी मांगते हुए बोली, अयान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अयान, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं चुपचाप यहाँ से अपनी बेटी को लेकर चली जाऊँगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझ पर ना सही अपनी बेटी पर, मेरी जिया पर तरस खाओ, प्लीज़ मुझे मेरी जिया। शट अप, मौका दिया था तुझे, मौका दिया था,
तेरे लिए नहीं, तेरी उस बेटी के लिए दिया था। अरे आज तक मैंने क्या कुछ नहीं किया। मेरी अपनी औलाद ना होते हुए भी मैंने उसे अपना नाम दिया, उसे बाप का प्यार दिया। उसे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि वो। कहते हुए अयान खान की जुबान में रुक गई, लेकिन फिर वह एक गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन अब नहीं, अब मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपने बेटे और अपनी बीवी से। और तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, उन लोगों को नुकसान पहुंचाकर, जिसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। पर हाँ, मैं तुझे एक बात के लिए एश्योर करता हूँ, जिया की फिक्र, खैर वह तो तुझे कभी थी ही नहीं, फिर भी उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है मेरी रूही उसे एक अच्छी माँ बनकर दिखाएगी, क्योंकि वह तेरी तरह नहीं है। और अगर ना भी दिखाए तो भी कोई बात नहीं, वैसे भी अनाथ आश्रम में ऐसी बहुत सी औलादें पलती हैं जिनकी ज़रूरत किसी को नहीं होती, उसके लिए भी कोई ना कोई कोना बन ही जाएगा। लेकिन अब मैं किसी भी कीमत पर अपनी रूही को वापस खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, और ना ही उसे किसी भी तकलीफ से गुजरने दूंगा। अब जा अपनी नरक भरी जिंदगी में, क्योंकि वही तेरे लिए बेहतर होगा। बहुत शौक है ना तुझे मर्दों को लुभाने का, वह भी चंद पैसों के लिए। तो ठीक है, अब तुझे हर रोज एक नया मर्द मिलेगा, पर अफसोस पैसे नहीं मिलेंगे। इतना कहकर अयान खान उसका चेहरा झटक देता है और अपनी सिक्योरिटी को इशारा करता है, जिसके बाद रिया चिल्लाती रह गई, खुद को छुड़ाने की रिक्वेस्ट करती रह गई, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे अपने साथ घसीटते हुए लेकर जा रहे थे कि तभी रिया की नज़र ऊपर कॉरिडोर में रूही पर गई, जिसे देखकर रिया का ईगो धरा का धरा रह गया और वह तुरंत ही रूही से तड़पकर माफ़ी मांगने लगी। रूही, रूही प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो रूही, प्लीज़ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानती हूँ मैंने जो किया वह माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी बेटी के लिए ही सही मुझे एक मौका दो प्लीज़। अयान खान को समझाओ वह मेरी ज़िंदगी बदतर ना करे। प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भीख मांगती हूँ। तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे पैरों में भी गिर जाऊंगी, लेकिन प्लीज़ रूही मुझे बचा लो। इतना कहकर रिया तड़प कर उससे रिक्वेस्ट कर रही थी। सिक्योरिटी गार्ड रिया को पकड़कर अपने साथ घसीटते हुए लेकर जा रहे थे कि तभी रिया की नज़र ऊपर कॉरिडोर में रूही पर गई, जिसे देखकर रिया का ईगो धरा का धरा रह गया और वह तुरंत ही रूही से तड़पकर माफ़ी मांगने लगी। रूही, रूही प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो रूही, प्लीज़ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानती हूँ मैंने जो किया वह माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी बेटी के लिए ही सही मुझे एक मौका दो। प्लीज़ अयान को समझाओ वह मेरी ज़िंदगी बदतर ना करे। प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भीख मांगती हूँ, तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे पैरों में भी गिर जाऊंगी, लेकिन प्लीज़ रूही मुझे बचा लो। इतना कहकर रिया तड़पकर उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, जिसे सुनकर रूही अपने धीमे कदमों से कॉरिडोर से सीढ़ी के रास्ते उतरकर नीचे आई और एक नज़र अयान खान को देख रिया की तरफ अपने कदम बढ़ा दी। रूही को रिया की तरफ बढ़ते हुए देख अयान ने एकदम से कहा, रूह तुम्हें उसे माफ़ करने की कोई। और इससे पहले वह आगे कुछ कहता, रूही ने एकदम से अपना हाथ दिखाकर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। तो रिया के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे उम्मीद थी रूही हमेशा की तरह उसे माफ़ जरूर करेगी कि तभी रूही उसके चेहरे को देखते हुए खींचकर एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर दे मारती है, जिसे रिया का चेहरा एक तरफ झुक गया और उसका हाथ उसके गाल पर चला गया। वह अपनी हैरान फटी फटी आंखों से रूही को देखने लगी, तो रूही उसे अपने गुस्से भरी जलती निगाहों से घूरते हुए बोली, किस मुंह से तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो? और क्या सोचकर मुझसे दया की उम्मीद कर रही हो? क्या तुमने मुझ पर दया की थी? याद है रिया, एक वक्त था जब मैं भी इसी तरह तुम्हारे पैरों में गिरकर रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, तुमसे दया की भीख मांगती थी, अपने लिए नहीं अपने भाईजान के लिए, क्योंकि एक वक्त था जब उन्होंने तुम्हें भी अपनी बहन समझा था। लेकिन तुमने क्या किया? तुम जानती थी अयान मेरे भाई को जान से मारने वाला है, और तुमने उसे रोकने की कोशिश तो दूर, उसके हर गुनाह में बराबर की हिस्सेदार थी। और तुम्हारे गुनाह यहाँ भी ख़त्म नहीं हुए जो तुमने मुझे और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। मैं पूछती हूँ, क्या सोचकर, क्या सोचकर? रूही एकदम से रिया का कॉलर पकड़ लेती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर दांत पीसकर बोली, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें ज़िंदगी देना तो दूर, तुम्हारी एक एक सांस छीन लूँ, तुम्हारी ज़िंदगी तुम पर ही बोझ बना दूँ, तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी,
क्योंकि तुम में और मुझ में फ़र्क है। तुम्हें तुम्हारी सज़ा ज़रूर मिलेगी। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, इससे पहले कि मैं अपना कंट्रोल खो दूँ। कहते हुए रूही ने रिया के कॉलर को एक झटके में छोड़ दिया तो रिया अचानक ही पीछे की तरफ गिरने को हुई, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला और वह अपनी फटी फटी आंखों से रूही को देखते हुए उस पर तंज कस के बोली, क्या कहा, मुझसे नफरत है? तो फिर तुमने अयान को कैसे माफ़ कर दिया? अगर गुनाह मैंने किया है तो वह भी दूध का धुला नहीं है। इससे पहले रिया अपनी बात पूरी करती, रूही ने एक झटके में गुस्से से उसे घूरते हुए दांत पीस कर कहा, तुमसे किसने कहा कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है? तुम खुशकिस्मत हो कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, क्योंकि अयान खान के हिस्से में तो मेरी नफरत भी नहीं है। यह सुनते ही रिया और अयान खान हैरानी से रूही को देखने लगे तो रूही अपने होठों पर एक कड़वी मुस्कान लेकर अयान खान की तरफ देखते हुए बोली, नफरत का रिश्ता भी एक तरह का रिश्ता है जो निभाना पड़ता है, लेकिन यह इंसान मेरे किसी भी रिश्ते के काबिल नहीं है, चाहे वह नफरत ही क्यों ना हो। यह मेरे लिए किसी अनजान इंसान से भी ज़्यादा अनजान है। मैं इसके साथ इसके घर में रहने आई तो ज़रूर हूँ, पर इसकी नज़रों के सामने होकर भी मैं इसकी नहीं रहूँगी, और यही इसकी सज़ा है जिसे अब यह ज़िंदगी भर भुगतेगा। आप जाओ यहाँ से, क्योंकि इसके आगे मेरा तुम लोगों का चेहरा भी देखना डिस्गस्टिंग फीलिंग देता है। और रूही की बात सुन रिया अपने होठों पर कड़वी मुस्कान लेकर एक नज़र अयान खान को देखते हुए बोली, हा 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 हा, थैंक गॉड, मुझे तो लगा यहाँ बर्बाद सिर्फ मैं हुई हूँ, पर अब महसूस हो रहा है कि असली बर्बादी तो अब शुरू हुई है। रूही को देखकर आज साबित हो गया अयान खान कि एक औरत जब किसी से मोहब्बत करती है तो टूट कर करती है, खुद को भूल कर करती है, अपना सब कुछ उस पर वार कर करती है, लेकिन जब नफरत करती है तो शैतान भी कांप जाते हैं। और तुमने तो अपने मकसद के लिए हम दो औरतों की ज़िंदगी बर्बाद की है। मुझे तो मेरी सज़ा मिल रही है, लेकिन आई विश कि तुम्हारी सज़ा ज़िंदगी भर ख़त्म ना हो। हा 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 हा। कहते हुए रिया अपनी लड़खड़ाते कदमों से सिक्योरिटी गार्ड के साथ खुद ब खुद चली गई। वह इस वक्त एक घायल नागिन लग रही थी, तो वहीं उसकी बात सुनकर अयान अपनी फटी फटी आंखों से रूही को देख रहा था, जिसकी आंखें आज पूरी तरह से खाली थी। अब रूही वहां से जाने को हुई कि तभी अयान जल्दी से आगे बढ़कर रूही का रास्ता रोकते हुए बोला, रूह, मेरी बात सुनो। यह तुमने अभी अभी रिया से जो कहा, देखो रूह प्लीज, क्या तुम सचमुच सब कुछ भूल नहीं सकती? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अयान ने धीरे से रूही का हाथ पकड़ा। वह अपनी बात पूरी करने ही वाला था कि तभी रूही एक झटके में उसका हाथ झटक कर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, खबरदार, हाउ डेयर यू, यू टच मी। अयान खान, मैंने तुमसे पहले भी कहा है और आज दोबारा कहती हूँ, मुझसे दूर रहना। तुम मुझे छूने का, मुझे प्यार करने का, मुझसे बातें करने का या हक जताने का हर हक खो चुके हो। अब ना तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ और ना ही तुम्हारी लवर। मैं यहाँ सिर्फ अपने रूहान के लिए आई हूँ, वरना तो तुम्हारा चेहरा भी देखना मेरे लिए सजा है। तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, किस किस चीज़ के लिए माफ़ी मांगोगे? तुमने आज फिर से वही कर दिखाया जो सालों पहले किया था। उस वक्त भी तुमने मेरी मोहब्बत किसी और की झोली में डाल दी थी, और आज एक बार फिर मेरी मोहब्बत मुझसे छीनकर अपनी झोली में डालनी चाहिए। एक बार का गुनाह हो तो माफ़ भी कर दूं, लेकिन बार बार। रूही एक गहरी सांस लेकर अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए गुस्से से बोली, मेरी एक वार्निंग याद रखना। आज तुमने कोशिश की है, दोबारा मत करना। बेहतर होगा मुझे 4 फुट की दूरी बनाए रखना, और मुझे छूना तो दूर, अगर तुम्हारी परछाई भी मुझ तक पहुंची तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। रूही की बात सुनकर अयान अपनी ही जगह पर पत्थर बन गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों में नमी आने लगी थी। वह एकदम से घबराकर एक बार फिर बोला, रूही, यह तुम जिंदगी तो तुमने मुझे कभी जीने नहीं दी, लेकिन मौत पर आज भी मेरा हक है। और मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर गलती से भी तुमने इस बार अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की तो आई प्रॉमिस, मैं सचमुच खुद को ख़त्म कर लूँगी। वैसे कितने गिरे हुए इंसान हो ना तुम। मैंने सचमुच तुम जैसा घटिया इंसान कहीं नहीं देखा। अगर तुम चाहते तो वह सिचुएशन कभी क्रिएट ही नहीं होती। वह फायरिंग होना, तुम्हारा घायल होना, तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था, लेकिन तुमने इस सिचुएशन का भी फ़ायदा उठाया। और मुबारक हो, तुम मेरे बेटे को मैनिपुलेट करने में कामयाब हो गए। इतना कहकर रूही तेजी से विला के बाहर जाने लगी कि तभी अयान घबराकर जल्दी से उसे आवाज़ देते हुए बोला,
रूही, तुम इस वक्त घबराओ मत, तुम्हारा घर छोड़कर नहीं जा रही। तुम यही चाहते थे ना, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा छत के नीचे रहूं। तो ठीक है, मैं रहूंगी, लेकिन अब मैं भी तुमसे वादा करती हूँ, तुम जिंदगी भर अपने इस डिसीजन पर बहुत पछताने वाले हो, जिंदगी भर। इतना कहकर रूही तेजी से विला से बाहर निकल गई और उसके जाते ही अयान खान की आंखों में नमी आ गई। वह एकदम से टूटकर फर्श पर गिर गया। उसके कानों में रूही की बातें गूंज रही थी कि अब वह अयान को अपनी नफरत के लायक भी नहीं समझती। इन बातों को याद करते हुए उसके कानों में सालों पहले की कुछ बातें गूंज रही थी। एक औरत अपनी जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने शौहर की बेवफाई नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत में उस मुकाम पर भी गई। बताओ कमी कहाँ रह गई थी मेरी मोहब्बत में, जो तुम्हारा यह पत्थर दिल मैं ना पिघला सकी। अयान खान, यह जो खेल खेल रहे हो ना तुम, क्या पाओगे, क्या कब गवाओगे। एक वक्त होगा मैं हार कर इस कदर जाऊंगी कि तुम जीत कर भी पछताओगे। इन बातों को याद करते हुए अयान खान तड़प कर अपने दिल पर हाथ रख लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ रात का वक्त, अक्षत और खुशी का कमरा। रात का वक्त, अक्षत और खुशी का कमरा। क्या, यह तू क्या कह रही है निक्की? समीर इंडिया छोड़कर जा रहा है, लेकिन कब और कहाँ? क्या रूही को इस बारे में मालूम है? नहीं, मैंने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि समीर ने मना किया था और शायद यही उन दोनों के लिए सही है। वह कहाँ जा रहा है नहीं पता, लेकिन वह अभी और इसी वक्त जा रहा है। इनफैक्ट 2 घंटे बाद उसकी फ़्लाइट है। खैर, वह सब छोड़ और यह बता कि इससे पहले निकिता आगे कुछ कहती, कमरे का दरवाज़ा खुला और अक्षत अपने बेटे अंश को लिए हुए कमरे में दाखिल हुआ। निक्की, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अक्सू आ गई, ओके गुड नाइट। इतना कहकर खुशी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जान, तुम फिर से अपने उस नक्चड़ी दोस्त के साथ फ़ोन पर लगी हुई थी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है उससे थोड़ा दूर रहा करो, लेकिन तुम होगी। और इससे पहले अक्षत आगे कुछ कहता, खुशी उसे आंख दिखाते हुए, अक्सू, उसने मोबाइल फ़ोन से बात की थी, वह भी चिंगानिया विला से, और दोनों के घर के बीच पूरे 1 घंटे का डिफरेंस है। तो अब बताइए मैं उससे और कितनी दूर रहूं? यू नो व्हाट अक्सू, आप ना अपना यह जल कुकड़ा नेचर बंद कीजिए। जब देखो तब मेरी दोस्त के पीछे पड़े रहते हो। अरे क्या बिगाड़ा है उसने आपका? खुशी ने मुंह बनाते हुए पूछा। तो अक्षत भी अपनी आंखें रोल करते हुए उसके पास आकर बैठ गया और बोला, क्या बिगाड़ा है, यह तुम मुझसे पूछ रही हो जान? अरे जब देखो तब तुम्हारी वह दोस्त तुमसे चिपकती रहती है और मेरे हिस्से का सारा वक्त ले लेती है, और बचा कुचा वक्त यह शैतान, मेरा मतलब है हमारा बेटा, इसके खाते में चला जाता है। मेरे लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही। और इससे पहले अक्षत अपनी बात पूरी करता, खुशी मुंह बनाकर अक्षत की गोद से अपना बेटा लेते हुए बोली, बस बस, ज़्यादा दुखियारी आत्मा बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको कितना टाइम मिलता है और कितना नहीं, यह मुझसे बेहतर और कौन जानता होगा। घर में 2-2 नैनी रख दी है आपने मेरे बेटे को मुझसे दूर रखने के लिए, और उसके बाद रात भर परेशान करते हैं, चैन की सांस भी नहीं लेने देते। 1-2 दिन भर आपके इस बेटे को संभालो, ऊपर से रात को इसके बाप को। इसके बावजूद इन दोनों के ना तो शैतानी कम होती है और ना ही शिकायतें। और मैं देख रही हूँ अक्सू, आजकल आपका यह शैतान बेटा कुछ बदला बदला सा लग रहा है। ऐसे तो मुझे दिन भर तंग करता है, 1 सेकंड के लिए भी जान नहीं छोड़ता, लेकिन आपके आते ही आराम से अपनी नैनी के पास चला जाता है। सच सच बताइए अक्सू, क्या किया है आपने मेरे बेटे के साथ? कहीं आपने उसे ज़्यादा डराया धमकाया तो नहीं है? देखिए, मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, अगर आपने ऐसी कोई भी हरकत की है ना तो। खुशी अक्षत को शक भरी निगाहों से देख रही थी कि तभी अक्षत एकदम से हड़बड़ाकर खुशी के हाथों से तुरंत अपना बेटा लेकर खुशी के होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, अरे अरे जान, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? मैं और तुम्हारे बेटे को धमकी दूंगा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो अपने बेटे से पूछ लो। ए छोटा शैतान। खुशी ने अक्षत को घूर कर देखा तो अक्षत अपनी बात तुरंत संभाल कर, मेरा मतलब है अंश बेटा, मम्मा को बताओ, डैडी ने आपको बिल्कुल भी नहीं डांटा ना, बल्कि डैडी तो आपसे प्यार। फिर अक्षत धीरे से खुद में बड़बड़ाते हुए, जान तुम इतनी भोली क्यों हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे इस छोटे शैतान को धमकी दे सकता हूँ? इनफैक्ट तुम्हें अपने कानों पर यकीन नहीं होगा जब मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि तुम्हारा यह छोटा शैतान मुझे
द ब्लैक डेविल को धमकी दे रहा है और मेरी मजबूरी देखो कि मुझे इसकी धमकी माननी ही पड़ती है। सज्जान, अगर यह शैतान की औलाद तुम्हारी जान ना होता तो पक्का मैं इसकी गर्दन मरोड़ देता। अरे कोई अपने बाप को भी धमकी देता है भला, वह भी मुझ जैसे माफिया किंग को। सज्जान, यह एक बार बड़ा हो जाए, चुन चुन कर बदला लूंगा इससे, चुन चुन कर। अक्षत दिल ही दिल में बड़बड़ा रहा था, तो वहीं अंश जो कि अक्षत की इन हरकतों को देख रहा था, हालांकि वह भी उनकी बातें सुन नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वह अंदाजा लगा सकता था कि उसके डैड उसकी ही तारीफ कर रहे होंगे। वह तुरंत अपनी नीली नज़र से उन्हें घूरते हुए दिल ही दिल में बोला, यह बड़े डेविल मन ही मन बड़बड़ाते हुए क्या सोच रहे हैं? कहीं मेरे मर्डर का प्लान तो नहीं? हो भी सकता है, इनकी कोई गारंटी नहीं है। बेटा अंश, लगता है अब तुझे अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद ही उठानी होगी, क्योंकि मेरी भोली भाली मम्मा को बेवकूफ़ बनाना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। लगता है अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी शर्त को पूरा करवाऊं। डेविल डैडी, अब तैयार हो जाओ अपने छोटे शैतान की डिमांड पूरा करने के लिए। अब तक आपने बहुत इस्तेमाल किया है मेरा, अब मेरी बारी है। कहते हुए अंश के होठों पर एक डेविल स्माइल थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अक्षत ने नोटिस नहीं किए थे, इसीलिए वह उसके दिल की बातें समझ नहीं पाया था। कुछ देर बाद खुशी अंश को अपने सीने से लगाकर उसे धीरे धीरे थपकी देते हुए अपनी बाहों में सुला चुकी थी। इस वक्त वह अपने बेटे के साथ बेड पर लेटी हुई थी। अंश जो कि खुशी और अक्षत के बीच में सोया हुआ था, और अक्षत की आंखों से तो नींद ही गायब थी। वह बार बार मुंह बनाते हुए बिस्तर पर करवट बदल रहा था। कमरे में डिम लाइट जल रही थी और उसकी नीली नज़र हर बार खुशी को देख रही थी। वह न जाने कब से आंखों ही आंखों में खुशी से इशारे कर रहा था और खुशी उसे अपनी आंखें दिखाकर शांत रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब फाइनली अक्षत का सब्र जवाब दे चुका था। वह एकदम से बिस्तर पर उठकर बैठ गया और धीरे से झुककर अंश की तरफ देखता है, जो अब नींद की वादियों में खोने के लिए तैयार था। उसे सुकून की सांस लेता हुआ देख अक्षत के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई और वह तुरंत अपनी जगह से उठकर खुशी के बगल में जाकर लेट गया। हालांकि वह बेड बहुत बड़ा था, लेकिन अक्षत की मस्कुलर बॉडी खुशी की साइड कॉर्नर पर फिट होने के लिए काफ़ी नहीं थी। अक्षत किसी तरह खुशी से चिपकते हुए अपनी जगह एडजस्ट कर ही लेता है और जल्दी जल्दी खुशी की साड़ी के पल्लू को उसके पेट के पास से हटाकर उसे पीछे से बैक हग कर लेता है। वह तुरंत खुशी के कंधे और पीठ पर किस करने लगा, साथ ही वह उसके ब्लाउज को उसके कंधे से नीचे सरकाने लगा और अक्षत की बेताबी देखकर खुशी एकदम से हड़बड़ाकर धीरे से पीछे पलट उसे आंखें दिखाते हुए इशारा करती है, अक्षु, यह क्या कर रहे हैं? दूर हटिए बदमाश। अंश अभी ठीक से सोया भी नहीं है, अगर जाग गया तो मुसीबत। हाँ तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, तुम सुलाओ ना अपने बेटे को और साथ ही अपने पति को भी सुला लो जान। बहुत देर से कंट्रोल कर रहा हूँ, अब नहीं होता। अक्षत की बेताबी देखकर खुशी एकदम से सिहर उठी। जान, तुम्हारा बेटा जाग जाएगा, फिर मुझे इल्ज़ाम मत देना, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, मैं बस फील करूँगा, शांत रहो और मुझे करने दो। अक्षत जल्दी से ब्लैंकेट खुशी और अपने बदन पर रख लेता है और एक नज़र अपने बेटे को देख दिल ही दिल में बोला, छोटा शैतान, बस गलती से भी जागना मत, वरना आज तो पक्का मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। उफ, क्या मुसीबत है, अपनी ही बीवी से छुप छुप कर रोमांस करना पड़ रहा है। पहले क्या ज़िंदगी थी, मेरी जहाँ दिल करता था वहीं शुरू हो जाता था, लेकिन अब तो। अक्षर जल्दी से खुशी के चेहरे को अपनी तरफ कर उसके होठों को अपने होठों में पैक कर लेता है, जिससे खुशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि वह पोजीशन उसके लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल थी। एक तरफ उसका बेटा और दूसरी तरफ उसका पति, और इससे पहले वह कुछ समझती। अक्षर जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसके ब्लाउज की डोरी उसके ब्लाउज को ऊपर की तरफ एडजस्ट कर देता है और खुशी शर्माकर तिरछी नज़र से अपने बेटे को देखती है, जो कि अपनी माँ के साड़ी के आंचल को पकड़कर गहरी नींद में सोया हुआ था। उसका चेहरा अपनी माँ के सीने की तरफ था और खुशी का चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। जहाँ एक तरफ यह प्यार के दो पंछी एक हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रूही की गाड़ी समीर के अपार्टमेंट के बाहर आकर रुकी, जिसे देखते ही रूही की आंखों में ठहरे हुए आंसू बहने लगे। वह गाड़ी से बाहर निकल अपने पीछे आ रही अयान खान की सिक्योरिटी को वहीं रुकने को ऑर्डर देकर खुद बिल्डिंग के अंदर चली गई और अपने थके हुए कदमों से वह लिफ्ट के जरिए समीर के फ्लैट के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसने एक गहरी सांस लेकर दरवाजे की रिंग बेल प्रेस करनी चाही, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह अपने फिंगरप्रिंट से अपार्टमेंट को अनलॉक करती है। वह हल्के से अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुई
और अपनी नज़र इधर उधर करते हुए समीर के साथ गुजारे हुए लम्हों को याद कर रही थी। जब जब वह उसके साथ किचन में खाना बनाया करती थी, समीर किस तरह उसकी हेल्प करता था। सही मौका मिलते ही उसे पीछे से बाहों में भरकर गालों पर किस करता था। उसके चेहरे पर लगे हुए आटे को अपने हाथों से साफ करना। रूही जब भी कपड़े धोकर उसे बालकनी में टांगने आती, समीर उस वक्त भी उसके पीछे पीछे उसकी हेल्प करने आ जाता और सही मौका देखकर उसके साथ शरारत करने लगता। इन बातों को याद करते हुए रूही की आंखों में आंसू आने लगे थे, क्योंकि यह वही जिंदगी थी जिसके ख्वाब वह अब सजाने लगी थी। लेकिन अब यह ख्वाब एक बार फिर टूटकर बिखर गए थे। रूही हल्के कदमों से समीर के कमरे की तरफ गई और जैसे ही दरवाजे को नॉक करने को हुई, उसने महसूस किया कि दरवाज़ा खुला हुआ है। उसने धीरे से कमरे के अंदर झाँका तो समीर अपनी पैकिंग कर सूटकेस रेडी करते हुए आंखों में आंसू लिए वहां से निकलने ही वाला था कि तभी अपने सामने रूही को देख पूरी तरह हैरान रह गया। तुम अब क्यों आई हो यहाँ?